तमाम एग्जिट पोल में इस बार कांग्रेस क्लीन स्वीप करती दिख रही है। अभी तक तो टोटल परसेंटेज पोल क्या हुआ है? बीजेपी के खिलाफ या तो हवा चलेगी, या आंधी चलेगी, या सुनामी चलेगी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एग्जिट पोल के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लास्ट समय तक आपको देखना है, लास्ट टाइम तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं, आज की वीडियो की मैंने कोई खास तैयारी नहीं की, तो वीडियो बिल्कुल रॉ रहेगी। आप मान के चलिए कि मैं आज जैसा सोच रहा हूँ वैसा बोल रहा हूँ, मतलब नथिंग इज़ प्रिपेयर्ड। तो मैं आज जो आपको वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, वो वीडियो है हरियाणा के एग्जिट पोल के ऊपर। दोस्तों, एग्जिट पोल अब एग्जैक्ट नहीं रहे, यानी कि पहले एग्जिट पोल जो हम लोग देखा करते थे तो 99% होता था कि रिपोर्ट जो फाइनल आती थी वो एकदम एक्यूरेट वही आती थी जो एग्जिट पोल ने जिसका अनुमान जताया होता था। तो एग्जिट पोल के ऊपर मैं इतना ज़्यादा रिजिड इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले एग्जिट पोल को मैंने 96 में अनुभव किया, और शायद संभवतः वो इंडिया का पहला एग्जिट पोल ही था जो दूरदर्शन पे लाइव आया था। इस एग्जिट पोल के पैनल में हमारे माननीय श्री योगेंद्र यादव, जो मुझे मतलब उनकी रिस्पेक्ट मेरी नज़रों में मतलब बहुत बड़ी है, वो इंडिया में एग्जिट पोल को लेकर आए थे और जितनी स्पष्टवादिता के साथ वो बात किया करते थे टेलीविज़न पे, उसकी बानगी अगर देखनी हो तो जब वो ए पॉलिटिकल आदमी थे तो उस समय की उनकी डिबेट्स को आप टीवी पे देखें तो 96 की जो एग्जिट पोल हुआ था, जो भारत में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट जब 91 to 96 के टर्म्स को पूरा करके आम चुनाव में गई, तो उस एग्जिट पोल को हमने देखा। नलिनी सिंह उस प्रोग्राम को होस्ट कर रही थी। योगेंद्र यादव जी को पहली बार देखा तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि भाई इतनी स्पष्ट हिंदी बोलने वाला व्यक्ति और इतनी स्पष्ट इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति टीवी डिबेट्स पे आमतौर पे उस समय 90s में नहीं देखे जाते थे। My point was not just about numbers that we decided on the 16th. Yeah. My point was in which way does Mr. Rai represent an opposition to Mr. Modi's idea of India? After all, he's from the BJP, which is the opposition. He's formally with the BJP. He was 3 times MLA of the BJP. In which way does he represent a new syncretic, deep idea of India? At least there isn't much of a surprise or suspense. It's one of those elections whose result was known almost a year before the election. And the only question I've been saying is whether it's a hawa or an aandhi or a tsunami. We don't quite know yet. So we would wait till the 8th. So nothing very, very surprising so far. बात आगे चलती है। एग्जिट पोल के फिर तांते लगने शुरू हो गए, मतलब लाइन लग गई। हर चैनल अपने आप, मतलब जब तक दूरदर्शन का रुतबा था तब तक ठीक था, और उसके बाद जो डॉक्टर प्रणव राय और सुबह जो अपने विनोद, शायद नाम था उनका, डॉक्टर प्रणव राय, और एक मिस्टर जायका इंडिया करके एक शो आया करता था NDTV पे, तो उसमें शायद पत्रकार एक थे विनोद जी। About 5 hours ago, the ballot boxes were opened around the country, and in a short while, we should know how the people of India have spoken. Over the next 36 to 40 hours, you know, there are better ways to get into the Guinness Book of Records. The one and only Vinod Dua, who is by now clearly India's Walter Cronkite, and I will be taking you through the results as they come in. इन दोनों ने मिलकर जो है काफ़ी समय तक चुनाव के बाद जो है इनके शो आया करते थे और हम लोग देखा करते थे, एनालिसिस वगैरह हुआ करती थी। एग्जिट पोल का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं हुआ करता था। 96 के बाद ये एक पैटर्न बन गया कि चुनाव में पहले फिर आपकी ओपिनियन पोल आती थी, फिर रुझान आता था, और उसके बाद लास्ट में चुनाव होने के बाद, वोटिंग डलने के बाद शाम को या अगले दिन एक पोल हुआ करता था जिसको बोला जाता था एग्जिट पोल। यानी कि इसका मेन फंक्शन ये होता था कि ये डेटा कहाँ से कनेक्ट करते थे, जब आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं तो बाहर आपको इनकी एजेंसी का कोई पत्रकार मिलेगा या इनकी एजेंसी द्वारा हायर किया कोई व्यक्ति मिलेगा जो कि अंदर वोट कास्ट करके आए हुए व्यक्ति से पूछेगा कि भाई आपने जो है अंदर वोट किसको दिया। तो वहाँ पर ये अमूनन जो है हर वोटिंग सेंटर पे, मतलब एक विधानसभा में कुछ चुनिंदा वोटिंग सेंटर्स पे जाके ये लोग कुछ 2-4 लोगों का सैंपल लिया करते हैं। धीरे धीरे ये सैंपल साइज बड़ा होने लगा। मतलब पहले ये 5 लोगों से पूछा करते थे, फिर इन्होंने दावा किया कि भाई हम अब 5 लोगों से नहीं पूछते, हम 50 लोगों से पूछते हैं। पहले प्रदेश में 1000 लोगों से पूछा जाता था कि भाई क्या माहौल चल रहा है, आप किसको वोट डाल के आए हो आज।
अब इन्होंने सैंपल साइज को कर दिया 1 लाख, यानी कि अब ये 1 लाख लोगों से पूछने लगे। जब तक ये 150 लोगों से पूछा करते थे, एग्जिट पोल एकदम सही जाता था। जैसे ही सैंपल साइज को इन्होंने 1000 किया, लाख किया या 2 लाख किया, तो उसके बाद एग्जिट पोल धड़ाधड़ गलत हुए। तो मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ मैं एक बुद्धिजीवी वर्ग को प्रेजेंट करता हूं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है किस तरीके से कोई एक आइडिया के पीछे अगर बिजनेस लग जाए और उसके जो बेसिक प्रिंसिपल है अगर आदमी उससे दूर हो जाए तो वो किस तरीके से आइडिया फ्लॉप होता है, किस तरीके से, मतलब समझ लीजिए कि किस तरीके से सचिन तेंदुलकर 34 सेंचुरी बनाता है और फिर 4-5 बार वो जब मतलब खेलने के लिए सिर्फ खेल रहा है तो फिर उसकी जो बेसिक एथिक्स है उसको तो फॉलो नहीं कर रहा, जो बेसिक मोरालिटी है उसको तो फॉलो नहीं कर रहा है, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो उसकी तो बेइज्जती होगी ना। जैसे वानखेड़े में सचिन की हुटिंग हुई थी 2008 में, आप लोगों को शायद याद हो। इसी तरीके से आलोचना और बेइज्जती का शिकार हमारा एग्जिट पोल अब हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर एग्जिट पोल की जितनी छीछिया लेदर 2024 के आम लोकसभा चुनाव के बाद से होनी शुरू हुई है, तो एग्जिट पोल करने वाले लोगों को अब ये सोचना होगा कि भाई उन लोगों से गलती क्या हो रही है। दे आर ट्रीटेड ऑन द मीडिया लाइक ए सुपरस्टार्स टिल द फाइनल रिजल्ट कम। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता ये सुपरस्टार की तरह पूजे जाते हैं। हर चैनल पे ये आते हैं। मैं बीच बीच में फुटेज दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं किसी का नाम लेता हूं तो फिर मेरा चैनल बहुत छोटा है, लोग स्ट्राइक करते हैं, तो फिर मेरी तो बनाई बनाई क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, मेरा तो बना बनाया एक माध्यम खत्म हो जाएगा आप लोगों से मुखातिब होने का। नाम लेने से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन बस चैनल के सेक के लिए मैं नहीं बोलता हूँ। आप देख लीजिए एक से एक फुटेज में, आप देखिए कि इनको किस तरीके से भगवान की तरह पूजा जाता है, किस तरीके से इनको सेलिब्रिटी बना दिया जाता है। आइए बताइए आप, अब जैसे मतलब कि आप ब्रह्म वाक्य बोल रहे हैं, आप बोलिए तो सही कितने जीतेगी बीजेपी, बताइए तो सही। और फिर जब नतीजे आते हैं तो चौंकाने वाले होते हैं। अब देखिए नतीजे किसी के भी अंदाज़ा किसी का भी गलत या सही हो सकता है, लेकिन इसके नुकसानात क्या हैं। अब मार्केट में ये चीज़ बिल्कुल हमारे जनमानस में उतर चुकी है कि ये एग्जिट पोल पैसे लेके किए जा रहे हैं, यानी कि इनकी क्रेडिबिलिटी भी चली गई, इनके करने वालों पे भी अब आँच आ रही है। और साथ ही साथ जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो अब बात इससे भी आगे बढ़ गई है। जैसे कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2024 के एग्जिट पोल को झुठलाया। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। और जब उसका रिजल्ट आया तो वो बिल्कुल उल्टा आया, जैसा राहुल गांधी बोल रहे थे बिल्कुल रिजल्ट लगभग वैसा ही आया। बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, पर बीजेपी को भी नहीं समझ में आया कि भाई उसकी इतनी सीटें कम कैसे हो गई, और बहुत ही ज़्यादा किसी तरीके से उसने कोएलिशन करके जो है पहली बार नरेंद्र मोदी ने एक कोएलिशन की गवर्नमेंट, ट्रूली कोएलिशन गवर्नमेंट 2024 में फॉर्म की। लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि जब इस तरह की गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई तो राहुल गांधी ने एक क्वेश्चन किया कि ये एग्जिट पोल मैनिपुलेटेड था और इस एग्जिट पोल ने शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसे डेटा दिए, यानी कि जो भी एजेंसियां ये एग्जिट पोल कर रही थीं उनका मोरली कहीं ना कहीं झुकाव जो था वो बीजेपी की तरफ था। मोरली जो है वो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे बैकडोर से, और उनकी इस हरकत से शेयर मार्केट के लाखों अरबों रुपए डूबे। ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोग को मैं बीच में फुटेज में दिखा भी दूंगा कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। लेकिन हद तो तब हो गई जब हरियाणा का चुनाव आया। अब मैंने पहले भी योगेंद्र यादव का जिक्र किया, अब मैं उसको एलोबरेट करने की कोशिश करता हूं, उसको जोड़ने की कोशिश करता हूं। हरियाणा के चुनाव के अंदर लगभग हर बंदे ने ये कहा कि भाई कांग्रेस की लहर चल रही है, सुनामी चल रही है, आंधी चल रही है। अब इस बार एक पैटर्न को फॉलो कर लिया गया, फिर वही नमूने आए चैनल्स के ऊपर एग्जिट पोल कराने वाली कंपनियों के मालिकान, और आगे उन्होंने फिर राग अलापना शुरू कर दिया। इस बार थोड़े से ये लोग संभले हुए थे, तो कईयों ने क्या किया कि वोट शेयर बोल दिया कि बीजेपी को इतने वोट शेयर मिलने वाले हैं, कांग्रेस को इतने मिलने वाले हैं। कुछ लोग सीट बताने से थोड़ा सा हिचक रहे थे, लेकिन इस आंधी में फिर झपटा गए कौन? हमारे गुरुजी योगेंद्र यादव जी। उनके ऊपर झपट्टा लग गया। क्यों लग गया भाई? योगेंद्र यादव जी ने कहा कि भाई 3 सिचुएशन है,
जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि सर पिछली बार उनकी भविष्यवाणी कुछ हद तक सही थी, मतलब मैं कह रहा हूँ 70% सही थी लोकसभा चुनाव में। इस बार जब उनसे पूछा गया कई पत्रकारों ने कि ज़्यादातर तो वो ऑफ स्ट्रीम मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर यूट्यूब की मीडिया के ऊपर ज़्यादा आते हैं वो, तो वहाँ जब उनके पत्रकारों ने उनसे पूछा, जो कांग्रेस समर्थक पत्रकार हैं, मैं तो यही कहूँगा क्योंकि आज की डेट में पत्रकारिता बिल्कुल न्यूट्रल नहीं रहेगी। एक सेगमेंट है जो बिल्कुल राइट विंग को सपोर्ट कर रहा है, एक आंख मूंद करके लेफ्ट विंग को सपोर्ट कर रहा है। राइट विंग की तरफ बोलने वाला व्यक्ति देशद्रोही है और लेफ्ट विंग के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति क्या है, आप समझ सकते हैं। लेफ्ट विंग को खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को आजकल क्या कहा जा रहा है, गोदी मीडिया। तो खैर रैशनल होके बीच का राय रखने वाले आज की डेट में आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा। ये जितने चैनल्स चल रहे हैं ये अपने माइंड में एक नैरेटिव सेट कर चुके हैं और उसी के अंतर्गत ये लोग जितने पत्रकार हैं जो बेरोजगार हैं, रोजगारदार हैं, अपना नैरेटिव आपके माथे में घुसाने की कोशिश करते हैं। सुबह से शाम तक मैं इन लोगों के चैनल्स को जब भी देखता हूँ मैं मूड ऑफ कर लेता हूँ। कोई रैशनल होकर बताता ही नहीं कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है। अब जनता भी समझदार हो गई है। अब मैं अपने गुरुजी की बात कर लूँ। गुरुजी ने क्या किया, योगेंद्र यादव जी ने, जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या चल रहा है ग्राउंड पे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा 3 संभावनाएं हैं। हरियाणा में या तो कांग्रेस की लहर है, दूसरी संभावना क्या है भाई, या तो कांग्रेस की आंधी चल रही है, तीसरी संभावना बता दे भाई, तो तीसरी संभावना है कि सुनामी आई हुई है कांग्रेस की। बीजेपी के खिलाफ या तो हवा चलेगी या आंधी चलेगी या सुनामी चलेगी। अब क्या चलेगी 8 तारीख को पता लग जाएगा, लेकिन ये तो तय है कि बीजेपी के 10 साल से जनता को छुटकारा मिल जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनावों में नतीजों को लेकर बीजेपी के लिए भविष्यवाणी करते योगेंद्र यादव। मतलब इस तरीके से वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। आप समझ लीजिए कि एक पत्रकार होने के साथ साथ, एक सेफोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक गैर राजनीतिक व्यक्ति का ये व्यवहार शोभा देता है। वो तो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, हम लोग भी मान चुके हैं। लेकिन जब आज नतीजा अभी 3 बज रहे हैं घोषित हुआ, अभी चल रही है काउंटिंग, तो मैं इस बात की पूरी गारंटी कर सकता हूं कि जैसा योगेंद्र यादव जी कह रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर बीजेपी 30 सीट भी ले जाती है, जो कि अभी मार्केट में अभी जो चैनल्स पे आ रहा है कि बीजेपी 50 क्रॉस कर चुकी है, यानी बहुमत से ऊपर है, लेकिन मैं चाहता हूँ चलिए कोई नहीं, फाइनली शाम को बीजेपी 30 या 25 सीटें ले जाती है, तब भी कांग्रेस की कोई सुनामी या आंधी नहीं थी। बहुमत था, लेकिन वो हमारे जैसा व्यक्ति बोले तो अच्छा लगता है, जिसको ग्राउंड का पता नहीं है, जो पत्रकारिता में नहीं है, जो अपने आप को सेफोलॉजिस्ट होने का दावा नहीं करता। लेकिन योगेंद्र यादव जी, आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी यार? किस चीज़ की कमी थी आपको यार? आपका एक ब्रांड है, आपका एक नाम है, मतलब थोड़ी सी तो यार अपने नाम की रिस्पेक्ट कर लीजिए। आप कितना दुख होता है, हम आपको फॉलो करते आ रहे हैं बचपन से। हमने आपको जो है ना एक मसीहे के तौर पे देखा, जो कि ये पॉलिटिकल आदमी जो लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। आपकी पार्टी जो बनी हमने उसमें आपका सपोर्ट किया, आपकी पार्टी जब टूटी हमने उसमें भी आपको सपोर्ट किया। आप कांग्रेस के मंच पर से जाकर जनता को संबोधित कर रहे हैं। 20 साल की नौकरी को खत्म करके ठेके की 4 साल की नौकरी दी और इस इलाके में 1,500-2 हजार भर्तियां हर साल होती थीं, उसको घटा के 400-500 कर दिया। इसलिए ये झूठ की सरकार है। आपके बीच इसलिए हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे, प्रॉपर भर्ती शुरू करेंगे। क्या ये घटना आपको सुबह देती है? मैं आपके साथ हूं योगेंद्र जी। अगर आप एक बार दिल से बोल दें कि मैं कांग्रेसी हूं, अपने बारे में ये घोषणा कीजिए और सोचिए कि इस तरह की हरकत करने से, इस तरह के बयानबाजी, कोई बात नहीं, पार्टी कोई जीतती है कोई हारती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक तरफ होंगे तो आपके जो फॉलोअर हैं उन पे अपना नैरेटिव आप सेट ही तो कर रहे हैं, उनको गुमराही तो कर रहे हैं। आपके पास ताकत ज़्यादा है, आपके पास जवाबदारी भी ज़्यादा है। आप समझिए, वी हर्ट। इस घटना से मुझे बहुत दुख हुआ। आप पिछले 10 दिन से कांग्रेस का प्रचार हर चैनल पर जा जाके कर रहे हैं, आंधी, लहर, सुनामी, और रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एक आम सेफोलॉजिस्ट की भाषा नहीं बोल रहे हैं आप, एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट बन के बात कर रहे हैं आप। आपकी ये राह नहीं है और मैं बताने वाला नहीं हूँ कि आपकी क्या राह है। आप समाजवाद के पुरोधा हैं, आपने हिंदुस्तान को एग्जिट पोल का पाठ पढ़ाया और आपके सामने ये आइडिया मर रहा है। आपकी नैतिक जवाबदारी है, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उससे हटिए और न्यूट्रल होकर लोगों के सामने एक विकल्प बन के रहिए, लोगों को सही मुद्दों पर सही राय दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।